Our next question is, according to Shell moment, the nuclear magnetic moment of aluminium nucleus is asked. Okay, तो हमसे क्या पूछा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होती क्या है, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड होती है, ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी वजह से ऑर्बिटल मोमेंटम भी होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वजह से सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बेसिकली जो ये तीनों टर्म्स हैं, क्या क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली मेरे पास तीन एंगुलर मोमेंटम हो गए। एक तो हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोटॉन्स का, और दो हो गए स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये है म्यू जो कि है मेरा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगी, म्यू एन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एनी वैल्यू, मतलब के कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 to n एंड एल के प्लस एस के जी एस प्लस सिग्मा, इसको कुछ और क्वांटिटी से डिफाइन कर देते हैं, सपोज जे से डिफाइन कर दिया मैंने, जे इज इक्वल टू एल प्लस 1 to n एंड इसको जी पी जी एन और एस एन। अब इन टर्म्स को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। म्यू एन तो मेरा हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट, जैसे कि बोर मैग्नेटॉन होता है वैसे ही मेरा म्यू एन यहाँ पे क्या है, म्यू एन इज माई न्यूक्लियर मैग्नेटॉन विच इज बेसिकली इक्वल टू ई एच कट अपॉन ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। बोर मैग्नेटॉन में यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन आता है। ठीक है, अब ये तीन टर्म्स क्या डिफाइन कर रही हैं, मतलब यहाँ पे देखो ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम, यानी कि प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि प्रोटॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो ये वाली टर्म्स बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन को डिस्क्राइब कर रही है, और क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन का बस स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ये टर्म्स उसके इफेक्ट को कंसिडर कर रही है। तो अब इतना बड़ा फॉर्मूला आप पेपर में लगाओगे तो फिर सॉल्व करने ही बैठ जाओगे। तो इसका डायरेक्ट भी मैं मेथड बताऊंगी आपको, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक मेथड है कि आप यहाँ पे ये वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है, जी एल फॉर प्रोटॉन, जी एस फॉर दिस, या तो आप ये पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा पेपर में। तो अब देखते हैं कि हम इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या है, 13Al27। ओके, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो है एल्यूमिनियम। अब जो मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, अगर मेरे पास है ऑड प्रोटॉन या अगर मेरे पास है ऑड न्यूट्रॉन, सपोज जे की वैल्यू हो गई मेरी L प्लस हाफ और जे की वैल्यू हो गई L माइनस हाफ, मतलब यही दोनों केस पॉसिबल होते हैं जे की वैल्यूज के लिए, L प्लस हाफ और L माइनस हाफ। मतलब कोई भी जे लेवल दो लेवल्स में फर्दर स्प्लिट होता है, L प्लस हाफ और L माइनस हाफ। तो
इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है प्रोटॉन के लिए, J+2.29 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, और इस केस के लिए होती है J/J+1 J-1.29 μn। ये केस तो जब हो गया जब मेरे शेल प्रोटॉन के अकॉर्डिंगली फिल होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम शेल मॉडल यूज़ करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से कौन से ऑड हैं। तो अगर मेरे प्रोटॉन्स ऑड होंगे तब मेरे को ये केस यूज़ करना है, और पहले मेरे को चेक करना है कि जे की वैल्यू L+½ है या L-½ है। सेम अगर मेरे ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसके लिए मेरी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, μ=-1.913 μn, एंड L-½ वाले केस के लिए J/J+1 1.913 μn। तो बेसिकली मेरे ये 4 फॉर्मूले हो गए। इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको वो जो पहले मैंने बताया वो उसमें वैल्यूज़ पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन फॉर्मूलों में क्या है, सिर्फ आपको J की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। J की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, J की वैल्यू निकलेगी शेल मॉडल से। तो जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसमें Z की वैल्यू हो गई 13 और N की वैल्यू हो गई 14। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं मेरे 14। तो ये वाली वैल्यू ऑड है, तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे शेल्स फिल होंगे। तो लगाते हैं शेल मॉडल। सो शेल मॉडल में क्या होगा, 1s1/2, 1p3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2। अब हमारे प्रोटॉन्स को हम फिल करते हैं। तो इस शेल में कितने आएंगे, 2 प्रोटॉन। पी वाले शेल में कितने आएंगे, 4 प्रोटॉन, इसमें 2। तो ये टोटल कितने हो गए, 8। अब हमें 13 फिल करने हैं। तो मेरे पास बचे कितने, इस वाले शेल में यानी कि मेरे 5 प्रोटॉन्स आएंगे। तो यही मेरा लास्ट शेल हो गया। तो इसी से मेरी स्पिन पैरिटी की वैल्यू आएगी। तो मेरा लेवल क्या हो गया, 5/2। तो यहाँ से J की वैल्यू आ गई मेरी 5/2। अब मेरे को बस J की वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो कि जो ये D लेवल स्प्लिट हुआ है, 1D 5/2 में और 1D 3/2 में। अब जो ये 5/2 वैल्यू है J की वो L+½ है। L की वैल्यू क्या होगी, D के लिए 2 +½ दैट इज़ 5/2 एंड 2 - ½ दैट इज़ 3/2। तो ये L की दो मतलब L की वैल्यूज़ के लिए ये 2 स्प्लिटिंग हो गई। तो ये वाला लेवल कौन सा है मेरा, 5/2, J = L+½ और ये है मेरा J = L-½ अब मैंने जो फॉर्मूला बताया तो हम पहले तो हम J की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो L+½ है या L-½ है। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे L+½ वाला। For J = L+½ we have mu = J+2.29 μn। तो यहाँ पे बस J की वैल्यू पुट करेंगे। J की वैल्यू क्या है मेरी, 5/2 दैट इज़ 2.5 + 2.29 μn एंड ये कितना हो गया, 2.79 μn। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आपने देख ही लिया होगा कि अगर मैं ये फॉर्मूलेज यूज़ करती हूँ जो मैंने भी लिखवाए थे तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ J की वैल्यू पे आके टिक जाता है कि बस मैं J की वैल्यू निकालूं और उसमें पुट कर दूं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लो लाइंग एनर्जी लेवल ड्यू टू वाइब्रेशनल एक्साइटेशन ऑफ इवन न्यूक्लियस आर गिवन। और हमसे पूछा क्या है, स्पिन पैरिटी पूछी है हमसे इस लेवल की, यानी कि वाइब्रेशनल लेवल्स मेरे को गिवन है और मेरे से एक लेवल की स्पिन पैरिटी पूछी है। तो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन सिर्फ इवन न्यूक्लियस में ही पॉसिबल होते हैं।
तो अब मेरे को ये एनर्जी डायग्राम तो गिवन ही है, मेरे को इसकी स्पिन पैरिटी निकालनी है। तो अब जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ड्यू टू even nucleus are 0 + 2 + 4 + 2 + 0 +। तो ये मेरे हो गए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब ये कैसे आते हैं? ये आते हैं बेसिकली, एक हम टर्म डिफाइन करते हैं लैम्डा। तो जब लैम्डा = 1 होता है, वो बेसिकली होता है डाइपोल के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन डाइपोल में क्या होता है, हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता, तो उसकी वजह से जो हमारा वाइब्रेशन है वो हमें नहीं मिलता। क्योंकि अगर हमें वाइब्रेशन चाहिए तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करना चाहिए। तो जो हमें पहला वाइब्रेशन मिलता है वो लैम्डा = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है, जो कि होता है क्वाड्रपोल फोनॉन। सो लैम्डा = 2 इज क्वाड्रपोल फोनॉन, और हम इसे कह सकते हैं 1 ऑक्टोपोल फोनॉन। तो 1 ऑक्टोपोल फोनॉन के करस्पॉन्डिंग जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं 0+ और 2+, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो मान लिया मैंने, वो ΔE1 है। अब लैम्डा = 3 के लिए मेरे को मिलेगा X2 क्वाड्रपोल फोनॉन या फिर ऑक्टोपोल फोनॉन। ओके, तो लैम्डा = 3 के लिए जो मतलब इसमें नेक्स्ट लेवल होता है वो होगा लैम्डा = 3 के करस्पॉन्डिंग, और उसको हम कहेंगे 2 क्वाड्रपोल फोनॉन या फिर ऑक्टोपोल फोनॉन। तो उसके एनर्जी लेवल्स मेरे होंगे 0 to 4। अब ऐसे ही अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 4 लूँ तो उसके एनर्जी लेवल्स जो होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर लैम्डा = 4 जो मेरे एनर्जी लेवल्स होंगे वो होंगे 0+, 2+, 4+, 6+। मतलब जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे एनर्जी लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे। अब इसमें एक जो ध्यान रखने की चीज़ वो ये है कि जो फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस होता है 1 ऑक्टोपोल फोनॉन का 0 से 2+ में, और अगर मैं 2 ऑक्टोपोल फोनॉन में देखूं सेम लेवल्स में ट्रांजिशन 0 to 2+, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ट्वाइस ऑफ ΔE1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स होते हैं। हमसे क्वेश्चन में आप इस वाले डायग्राम को क्वेश्चन से मैच करा के देखो तो आपको आंसर सीधा का सीधा पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2+। और वैसे भी ये दोनों तो सिंपली नेग्लेक्ट हो गए ये दोनों ऑप्शंस, क्योंकि कभी भी माइनस वाली टर्म्स वाइब्रेशन में होती ही नहीं है, क्योंकि इवन न्यूक्लियस में वाइब्रेशनल एक्साइटेशन पॉसिबल है, और इवन न्यूक्लियस के लिए पैरिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और फोनॉन बेसिकली क्या होता है, फोनॉन इज क्वांटा ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ हम फोटोन को एसोसिएट करते हैं, वैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से जो मान लो कि फोटोन जैसा ही होता है उसको हम फोनॉन बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ यूरेनियम हैज़ एनर्जी दिस मच एंड अबव द ग्राउंड स्टेट, एंड हमें एनर्जी किसकी निकालनी है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। तो हमें बेसिकली रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है और हमसे सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी पूछी है। तो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होता है, फर्स्ट लेवल इज 0+, सेकेंड वन इज 2+, थर्ड वन इज 4+ एंड 6+, एंड फर्दर 2 के डिफरेंस पे हमारे बाकी के लेवल्स होंगे। तो हमसे
हमें गिवन क्या है, अबव ग्राउंड स्टेट हमें लेवल की एनर्जी गिवन है 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमसे पूछिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। तो ये तो मेरा हो गया ग्राउंड स्टेट, अब उसके ऊपर हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और उसके जो ऊपर वाला लेवल है वो हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेसिकली मेरे से इस लेवल की एनर्जी मेरे से पूछी है और इस लेवल की एनर्जी मेरे को गिवन है। तो जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी EJ इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2I J+1। और ये जो मतलब ये बेसिकली JP है यानी कि स्पिन और पैरिटी। तो E2 की वैल्यू हमें पता है 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बेसिकली हमें E4 की वैल्यू निकालें तो रेशियो ले लेंगे। तो E2 इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2I। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है तो J की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2+1। तो ये क्या हो गया, एच कट स्क्वायर अपॉन 2I इंटू 6। सिमिलरली E4 क्या हो जाएगा मेरा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2I 4 इंटू 5। और मैं इन दोनों टर्म्स का आप रेशो ले लूँगी तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा। तो E2 अपॉन E4 इज इक्वल टू, अब ये एच कट स्क्वायर अपॉन 2I इंटू 6 अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन 2I इंटू 20। अब ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे आ गया 10। तो अब हमें E2 पता है और हमें E4 निकालना है। तो E2 अपॉन E4 इज 3 अपॉन 10 एंड हमारा E4 क्या हो गया, E2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 दैट इज 45 इंटू 10 बाई 3। तो ये कितना आ गया, 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्हें पता नहीं होगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखता कैसा है, मतलब 0+2+4+6+, अगर किसी ने इसकी जगह 1 2 3 4 कर दिया तो उसके लिए तो एनर्जी गलत आ जाएगी क्योंकि J की वैल्यू उसको पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी वैसे इस क्वेश्चन में यही था कि हमें रोटेशनल एनर्जी लेवल पता होना चाहिए जो कि ये है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 4 बेरिलियम 8 डिके हो रहा है 2He4 में। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इनकी स्पिन पैरिटी गिवन है दैट इज 0+, इसकी भी हो गई 0+। अब हमसे पूछा क्या है कि स्पिन पैरिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम, हमसे यहाँ की स्पिन पैरिटी पूछी है। तो हीलियम की स्पिन पैरिटी हमें पता है 0+। अब क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जो गिवन है वो हमें 10⁻22 ऑर्डर का गिवन है, तो इस लाइफ टाइम से हम क्या पता लगा सकते हैं इतने ऑर्डर से, टाउ इज इक्वल टू -22 सेकेंड। तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो इसका एंगुलर मोमेंटम, मतलब इस इक्वेशन का एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी कंजर्व होना चाहिए, यानी कि स्पिन पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन पैरिटी should follow as it is strong interaction। तो अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ स्पिन पैरिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पिन से बेरिलियम का स्पिन किसके इक्वल होना चाहिए, हीलियम का स्पिन प्लस हीलियम का स्पिन प्लस
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ हीलियम। अब यहाँ से जे की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो है 0 + 0, तो यहाँ से क्या हो गया, एल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू जे ऑफ बेरिलियम। तो एक इक्वेशन तो हमारी आ गई है। ये था कंजर्वेशन ऑफ स्पिन, और हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो पैरिटी का कंजर्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ इक्वेशन में, पैरिटी ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ हीलियम इंटू पैरिटी ऑफ हीलियम और -1 टू द पावर एल अल्फा। अब एल अल्फा इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो ये वैल्यू होगी एल ऑफ हीलियम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये दोनों सेम ही नोटेशन है, वो डिनोट करती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ हीलियम। तो अब हमारे पास हीलियम की जो पैरिटी है वो पॉजिटिव है और इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी हमें पता नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गया +1 -1 टू द पावर एल अल्फा। अब ये दोनों तो +1 ही है, तो बेसिकली जो हमारी बेरिलियम की पैरिटी है वो सिर्फ इस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, पैरिटी ऑफ बेरिलियम। तो अगर मेरा एल अल्फा, इफ़ एल अल्फा इज इक्वल टू E1, अगर एल अल्फा मेरा E1 होगा तो -1 की पावर अगर E1 होगी तो वो +1 ही हो जाएगा, तो पैरिटी क्या आएगी बेरिलियम की, पैरिटी ऑफ बेरिलियम भी आएगी पॉजिटिव। और अगर एल अल्फा मेरा हो गया ऑड, इफ़ एल अल्फा इज ऑड, तो मेरी पैरिटी बेरिलियम क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा जो जे ऑफ बेरिलियम है वो मेरा एल ऑफ अल्फा है, इसको एल ऑफ अल्फा ही लिख देते हैं, अल्फा हीलियम लिखें या अल्फा पार्टिकल लिखें वो सेम ही बात है। और ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं हम। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर एल अल्फा की वैल्यू मैं 2 लूँ, एल अल्फा की वैल्यू मैं 2 लूँ, यानी कि ये इवन वैल्यू है, तो अगर ये इवन वैल्यू है तो मेरी पैरिटी क्या आनी चाहिए, पैरिटी ऑफ बेरिलियम पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यानी कि पैरिटी ऑफ बेरिलियम, एक मिनट इसे अब कर लेते हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि एल अल्फा इज 2+, अगर मैं देखूं फॉर ऑप्शन ए, स्पिन पैरिटी मेरे को गिवन है 2+, तो यानी कि स्पिन मेरा क्या हो गया, एल अल्फा की वैल्यू हो गई 2, और अगर मेरे को पैरिटी चाहिए तो वो क्या होगी -1 टू द पावर 2, दैट इज़ पॉजिटिव, यानी कि पैरिटी आ गई पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरी स्पिन पैरिटी हो गई 2+। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है 3+। अगर ऑप्शन बी एल अल्फा, मतलब इन्होंने स्पिन पैरिटी ऑप्शन बी में क्या दे रखी है 3+, तो हमें पता है कि एल अल्फा ही जे ऑफ बेरिलियम है। तो अगर मैं एल अल्फा की वैल्यू 3 लूँ तो मेरी पैरिटी क्या होगी, -1 टू द पावर 3, अब ये हो गया नेगेटिव। अब पैरिटी होनी चाहिए थी नेगेटिव, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, पैरिटी पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, सिर्फ पैरिटी की वजह से ये नेगलेक्ट हुआ है ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या गिवन है, 0-, तो यानी कि मेरी एल अल्फा की वैल्यू हो गई 0। अब मैं पैरिटी निकालूँ तो -1 की पावर 0, तो किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो वो फैक्टर सिर्फ 1 हो जाता है, तो यानी कि पैरिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में पैरिटी नेगेटिव गिवन है, तो ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। ऐसे ही आप ये वाला भी चेक करेंगे तो ये वाला भी सिंपली नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यूज़ दी हुई थी, सिंपल ही था एकदम, और ये पिछली जून में ही आया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।